जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने के हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने के हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली के स्टडी कोड 011 लगाना न भूलें। कहते हैं कि खेल में वही जीतता है जो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ मैदान में उतरता है और खेल भावना के दृष्टिकोण से खेलता है। एक खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश होने का दावा तो करता है, पर वहाँ के स्वर्ण पदक खिलाड़ी, रजत पदक खिलाड़ी और जो कांस्य पदक विजेता है खिलाड़ी, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और पिछले 2008 में जो नेशनल चैंपियन बॉक्सिंग हुआ था, वहाँ 2008 से लेकर 2016 हो गया और 8 सालों में वो खेल विभाग के चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें जो उन्होंने अवार्ड जीता था, जो स्वर्ण पदक जीता था, उसकी जो पुरस्कार राशि है वो उन्हें मिल जाए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है हाफिज उस्मान साहब, जो लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। तो हाफिज उस्मान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सुभाष अग्रवाल हैं, देश के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता हैं, अलग अलग मुद्दों पर आरटीआई डालते रहते हैं और उत्तर प्रदेश पर भी के अलग अलग विभागों पर, अलग अलग मुद्दों पर आरटीआई लगाते रहते हैं। तो सुभाष जी, आपका भी स्वागत है हमारे। नमस्कार। हमारे जो तीसरे खास मेहमान हैं श्यामलाल यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरटीआई का बड़ा बेबाकी से प्रयोग करते हैं। पूरे देश के अलग अलग मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर आरटीआई लगाते रहते हैं। तो श्यामलाल जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ हुई। आगरा के रहने वाले एक इंद्र प्रताप सिंह हैं, उनकी बेटी ने जब बॉक्सिंग में रजत पदक जीता तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैदान में स्वर्ण पदक जीतना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों से अपना काम करवाना। 8 साल हो गए और आज तक वो चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें, जो उनकी बेटी ने जो पदक जीता था, जो पुरस्कार राशि की जो घोषणा की गई थी 10,000 रुपए, वो उन्हें मिल जाए। उन्होंने आखिर में सूचना अधिकार कानून का सहारा लिया। जब पूरी लिस्ट निकल के आई तो ऐसा पता चला कि 16 ऐसे खिलाड़ी है, हमारे पास लिस्ट है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की, जिन्होंने अलग अलग खेल में, हैमर थ्रो में, बॉक्सिंग में, हॉकी में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते, लेकिन आज तक उन्हें पुरस्कार राशि नहीं मिली। इसके साथ साथ हम एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक मुद्दे पर नजर डालेंगे कि जो लखनऊ का गुरु नानक स्पोर्ट्स कॉलेज है, अभिभावकों के लिए बड़ा ये रहता है कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन वहां पर भी ढेरों अनियमितताएं हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह यूपी के खेल विभाग के कारनामों की बहस छिड़ी है। चर्चा भ्रष्टाचार की, चर्चा अनियमितता की, चर्चा खेल में अधिकारियों के खेल की। जिस विभाग का कर्तव्य प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है, नई प्रतिभाओं को खोजना है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना और खेल से जुड़ी सुविधाएं देना है, उसी खेल विभाग की पोल सूचना अधिकार कानून से सामने आ गई है। आरटीआई से पता चला कि प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और पसीना बहाकर पदक तो जीता, पर आज भी वो खिलाड़ी पुरस्कार राशि पाने के लिए खेल विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। पर आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार राशि पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। हैमर थ्रो 2008 में रजत पदक विजेता अली अहमद को आज तक 35,000 रुपए नहीं मिले। हैमर थ्रो 2009 स्वर्ण पदक विजेता अली अहमद को 50,000 रुपए नहीं मिले। और एक बार फिर अली अहमद ने हैमर थ्रो में 2010 में स्वर्ण पदक जीता, पर आज तक उन्हें 50,000 रुपए की राशि नहीं मिली। 2012 कबड्डी कांस्य पदक विजेता प्रिया को 5,000 रुपए नहीं मिले। 2008 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक विजेता रुखसार बानो भी 10,000 रुपए का इंतजार कर रही हैं। 2008 बॉक्सिंग में रजत पदक विजेता आकाश कुमार भी 35,000 रुपए के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 2013 बॉक्सिंग कांस्य पदक विजेता मेघा 50,000 रुपए का इंतजार। बॉक्सिंग 2011 कांस्य पदक विजेता आजम 10,000 रुपए का इंतजार। बॉक्सिंग 2011 रजत पदक विजेता रामपाल सिंह 15,000 रुपए के लिए खेल विभाग के चक्कर लगाने को विवश। 2012 मुक्केबाजी में कांस्य पदक विजेता आशीष गौतम को 50,000 रुपए का इंतजार। 2012 मुक्केबाजी कांस्य पदक विजेता कल्पना को सिर्फ 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि आज तक नहीं मिली। 2012 पावर लिफ्टिंग में रजत पदक विजेता राकेश कुमार भी
35,000 रुपए की राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2012 पावर लिफ्टिंग में रजत पदक विजेता राकेश कुमार 75,000 रुपए की घोषणा की गई, पर पैसा आज तक नहीं मिला। कांस्य पदक विजेता अर्जुन सिंह भी 10,000 रुपए के लिए इंतजार कर रहे हैं। नेशनल जूडो में स्वर्ण पदक विजेता राम आश्रे आज भी उत्तर प्रदेश की खेल विभाग से 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक विजेता गीता पांडे 25,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही दावे करे उत्तम प्रदेश होने का, पर जिस प्रदेश में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हों, वो प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश होने का दम भर सकता है। तो देखा आपने कि जहां पर स्वर्ण पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं बड़ी मेहनत के साथ वो मैदान में खेल खेलते हैं और स्वर्ण पदक जीतते हैं, देश का प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब बात आती है पुरस्कार पाने की, जब बात आती है उनके हक और अधिकारों की, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल हम श्यामलाल यादव जी आपसे करना चाहेंगे। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं और अलग अलग मुद्दों पर आप आरटीआई भी लगाते रहते हैं। क्या लगता है आपको, उत्तम प्रदेश होने का दावा तो करता है उत्तर प्रदेश की सरकार, अखिलेश यादव करते तो हैं, लेकिन पारदर्शिता की जब बात आती है तो काफ़ी पीछे नजर आते हैं। इसमें पारदर्शिता क्या है, तो आरटीआई से वहाँ के सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसका आपने पता लगाया, उसका रिड्रेसल मैंने सुना है, आप बता रहे थे कि उसका भी शायद थोड़ा बहुत हो गया है। लेकिन यही आरटीआई की ब्यूटी है कि इसके ज़रिए आप सिस्टम में क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगा सकते हैं, और रिड्रेसल तो फिर उसके बाद अपने आप ही हो सकता है। कुछ आरटीआई लगाई मैंने यूपी में कि साहब कई ज़िलों में कि आपके ज़िले में कितने हथियारों के लाइसेंस प्राइवेट लोगों को दिए गए, तो उसमें से कम 3 जिलाधिकारियों के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि यादव जी आपका लाइसेंस तो कहीं नहीं रुका हुआ है, आप बता दीजिए आप कहाँ हमें परेशान कर रहे हैं। और सुनिए उसके बाद क्या किया, आरटीआई हमने सिंपल ये लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ आर्म्स लाइसेंसेज इश्यूड टू प्राइवेट पर्सन्स इन योर डिस्ट्रिक्ट एज ऑन 31 दिसंबर। बहुत सिंपल सी अंग्रेजी है, आप समझ सकते हैं। कई जिलों से जवाब आया कि ये व्यक्तिगत सूचना है, आपको नहीं दी जाएगी। कुछ जिलों से मुझे जवाब आया कि हमने 31 दिसंबर को 29 लाइसेंस जारी किए थे। मैंने पूछा था कि 31 दिसंबर तक आपके ज़िले में टोटल लाइसेंस कितने हैं। सुभाष जी, मैं जानना चाहूँगा कि 2008 का मामला है कि आगरा की एक लड़की अहम पदक जीतती है, लेकिन 2016 हो गए, और ऐसे ही नहीं, ऐसे 16 खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने 2008, 2009, 2010 में स्वर्ण पदक जीता हैमर थ्रो में, लेकिन 2016 हो गया है, आज तक उन्हें सिर्फ पुरस्कार राशि नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाफिज़ उस्मान साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सूचना आयुक्त के नाते जो उनका एक फ़र्ज़ और भी था कि जो आवेदन में जो निकल के आया उसके ऊपर जांच के आदेश दे के और पूरा का पूरा मामले का खुलासा करके एक बहुत बड़ा एक जो इरेगुलरिटी थी उससे दूर कराने की कोशिश करी। अब सवाल है कि सूचना के अधिकार में सूचना तो मिल गई, पर क्या हम सूचना के अधिकार कानून को एक शिकायत निवारण कानून में पलट दें? अच्छा ये होगा कि सरकार शीघ्र शिकायत निवारण कानून भी लाए, जिससे कि इस तरीके के मैटर्स को वहीं की वहीं सॉल्व कर दिया जाए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मामूली सी फॉर्मेलिटीज़ की बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और ये पता वगैरह जो उसे पूरा एक वेरिफिकेशन करना था, वो इतने समय में नहीं हो सका। ये तो जब प्रतियोगी ने जब उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया उससे पहले ये सारी औपचारिकताएं पूरी करवा लेनी चाहिए। सुभाष जी, आपको बता दूं कि मैं लगातार खेल विभाग के वहाँ के जो निदेशक है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके संपर्क में रहा हूँ। उनको फ़ोन भी किया मैंने, उनको SMS भी किया कि ताकि हमसे कोई बात कर सके इस विषय को लेकर, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मैं सीधा चलूँगा लखनऊ। हाफिज उस्मान जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आप ही का फैसला है, जहाँ पर 16 खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, तब जाके उन्होंने प्रदेश नेशनल चैंपियन में उन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक अलग अलग खेलों में जीते। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आप तक पहुंचा और आपने खेल विभाग को दबाव डाला कि इनको तुरंत इनकी जो पुरस्कार राशि है वो दी जाए। पर मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जो खेल विभाग के जो अधिकारी आपके पास हेयरिंग के लिए पहुंचे, उनकी क्या दलील थी? उन्होंने क्या कहा कि जो 2008 से लेकर 2016 हो गया और क्या अभी तक पैसा क्यों नहीं उन्हें दिया गया? देखिए, तो खेल विभाग का मामला है और भी बहुत से डिपार्टमेंट की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आरटीआई से निकल कर बाहर आई हैं। और खेल डिपार्टमेंट में जब मेरे पास आरटीआई आई और मुझे उन्होंने कहा कि हम लोगों को गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया था कि इतना पुरस्कार आपको दिया जाएगा,
मगर अभी तक वो पैसा हमें नहीं मिला। तो फिर मैंने डायरेक्शन को, जो डायरेक्टर है उन्हें मैंने इशू नोटिस किया और उनसे मैंने जवाब तलब किया कि आप बताइए वजह क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना, उन्हें राशि देना चाहती है, तो कहाँ है जो रुका हुआ, किसने रोका है, कौन है इसके जिम्मेदार। तो उन्होंने ये बताया कि अभी जो है हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है, अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं है, हमें समय दे दिया जाए, हम आपको 30 दिन के अंदर जो है पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। तो फिर उसके बाद में 30 दिन जब हुए तो फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें गवर्नमेंट टाइमली पैसा देना चाहती है और अगर 4 साल के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला है तो फिर ऐसे अवार्ड देने या पुरस्कार देने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर डायरेक्ट ने हमने अभी लिख कर दिया है, परसों वो आए थे तो उन्होंने लिख कर दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर में वो पैसा जो है इन खिलाड़ियों को पहुंचा देंगे। छवि किसकी खराब होती है? सरकार की खराब होती है, जबकि अखिलेश यादव जी की सरकार है, वो खुद खेल को बहुत प्रोत्साहन देते रहते हैं, खिलाड़ी भी हैं वो। लेकिन आखिर जब अगर कोई खिलाड़ी 2008 में स्वर्ण पदक जीतता है और 2016 उसको 7-8 साल संघर्ष करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि उसे पुरस्कार राशि मिल जाए, तो इससे खेल को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? नहीं, बात सच है। मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ही ऊर्जावान है, मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी चाहते भी है कि हर डिपार्टमेंट में नई तरीके से काम हो। और आरटीआई में भी उन्होंने जो है ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और इंडिपेंडेंट हम लोग काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ही हमें सूचना लेनी है और दूसरों को देनी होती है और इससे जब हम उन्हें रिपोर्ट देते हैं तो वो इससे खुश भी होते हैं। तो जब खिलाड़ियों के मामले में उन्हें पता चला तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया। बुलाने के बाद में उन्हें जो है पूछा, जवाब तलब किया कि आया ऐसा क्यों हुआ है, गवर्नमेंट की छवि को आप क्यों ख़राब कर रहे हैं। तब डायरेक्टर जो है खुद मेरे पास आए, हियरिंग में भी आए, हियरिंग के अलावा भी मिलने के लिए आए और उन्होंने लिख कर ये दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये पुरस्कार उन्हें दे देंगे। जी सुभाष जी, आपको क्या लगता है? 1 हफ्ते की समय मांगा है खेल विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने, जब ये मामला जांच आयोग के बाद पटल पे पहुंचा हाफिज उस्मान जी के हेयरिंग पे। हाँ तो ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम आरटीआई के मार्फत हुआ है, पर ये इसका जो असली निराकरण है वो शिकायत निवारण कानून बना के आरटीआई की तर्ज पे वो करने से बहुत भला होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश सूचना आयोग विगत कुछ वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले इस आयोग की दशा बहुत ख़राब थी और आज भी देश के जितने भी राज्य हैं उनमें कुछ राज्यों में सूचना आयोग बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, कुछ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात है कि सभी राज्यों में सुधार आए, जैसे यूपी के सूचना आयोग में सुधार आया और बड़ा ज़बरदस्त सुधार आया, ऐसा सभी राज्यों में आना चाहिए। श्यामलाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और आपको लगता है कि मीडिया को ऐसे मुद्दों को और उठाना चाहिए? एक खिलाड़ी की मेहनत है, स्वर्ण पदक, एक पुरस्कार राशि, अगर उसको वर्षों संघर्ष करना पड़ता है, खेल विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि मीडिया में ऐसे मामलों को और उभर के सामने आना चाहिए? नहीं, लेकिन आपको कहाँ से पता चला? सूचना आयोग से पता चला या मीडिया से पता चला? मुझे सूचना आयोग से पता चला। मीडिया से नहीं पता चला? नहीं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, मीडिया को ये काम करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि मामला 2008 का है और अभी हेयरिंग हुई है और हाफिज उस्मान जी ने फैसला लिया है। ऐसा है ट्रांसपेरेंसी में और सरकार चलाने वालों में ये केयर बेर का साथ है। असल में दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो काम करता है उससे सरकार कभी खुश नहीं रह सकती। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ना टोनी ब्लेयर साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने यूके में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि ये मेरा बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला था, इस तरह के शब्द उसमें प्रयोग किए। हम सिर्फ राजनीतिक बहस करते रहते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे उलझे रहते हैं, लेकिन अभी भी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एक खिलाड़ी अपने पुरस्कार के लिए परेशान है, एक किसान को फसल बीमा नहीं मिलता, एक किसान को सही समय पर खाद नहीं मिलती, जबकि ऐसा नहीं, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं हैं, तो लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ बैठे अधिकारी हैं। संतोष जी सुनिए, थोड़ा इसको व्यापक फलक पर देखिए। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। उत्तर प्रदेश का सिस्टम जो है ना, सरकारी तंत्र, उसका हाल ये है कि वो अपनी अपनी जातियों के नेताओं के साथ जो है अफसर बटे रहते हैं। दलित मायावती जी के साथ, यादव मुलायम सिंह जी के साथ या अखिलेश जी के साथ, और जो ब्राह्मण नेता हैं ब्राह्मण उनके साथ, ठाकुर नेता हैं ठाकुर उनके साथ। आप जो है जेन्युइन आदमी अपनी शिकायत पर कोई काम नहीं करा सकता जब तक कोई बड़ा अफसर या नेता आपका जानने वाला ना हो। तो ये दोष किसका है? ये पूरे के पूरे तंत्र का दोष है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मीडिया तो जो है इन चीज़ों को सिर्फ सामने ला सकता है। ये काम किसका है? चुन करके कौन आए हैं? भाई साहब, 20 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की।
जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी। जनप्रतिनिधि जिसको चुन करके भेजा हुआ है, जिन्होंने सरकार बनाई है, सिस्टम ठीक करना उनका काम है। मीडिया तो उनकी कमियां हाईलाइट करता है, कर दिया, आपको पता चल गया। सुभाष जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में आरटीई लगी और ये जानकारी सामने निकल गई, लेकिन हम पिछले कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बीसीसीआई जो एक बड़ी संस्था है, देश की जानी मानी संस्था है, वो अपने आप को आरटीई के दायरे से बचा रही है। आपको लगता है, जबकि लोढ़ा जस्टिस कमेटी ने भी कहा है कि बीसीसीआई को आरटीई के दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बीसीसीआई भी पारदर्शिता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए और सूचना अधिकार कानून के दायरे में आए? देखिए, बीसीसीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ऑब्जर्वेशंस दे के छोड़ दिया। अच्छा होता कि वो डिसीजन देते, डायरेक्शन देते। ऑब्जर्वेशंस उनकी हमेशा से बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की है। अब ये इतना स्लो प्रोसेस हो गया है कि कब तक ये चलता रहेगा मेरे को नहीं पता। अभी जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट आई है, जस्टिस लोढ़ा खुद चीफ जस्टिस रह चुके थे, अब उनकी रिपोर्ट आई है, अब उस रिपोर्ट पे फिर विचार हो रहा है। फाइनल डिसीजन कब तक आएगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। इस बीच में तो और कितना वहाँ पे धांधलेबाजियाँ या इरेगुलरिटीज़ या जो भी कुछ होना चाहिए वो सब कुछ हो चुकेगा। हाफिज उस्मान जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और एक दूसरा बड़ा मुद्दा है लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज का, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के जो अभिभावक हैं उनके लिए बड़ी उम्मीद रहती है कि उनके बच्चों का एडमिशन वहाँ हो जाए। लेकिन अब जो आरटीई से पता चला है कि 345 की संख्या होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ पर 100 से 150 बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं जिनसे फीस भी नहीं ली जा रही है। क्या है पूरा मामला? आपके पास ही पहुंचा था और आपने जांच के लिए जो आदेश दिए, क्या आपके पटल पे क्या जांच सामने निकल करके आई? ये भी आरटीआई आयोग में आई थी, मेरे ही पास ये डिपार्टमेंट है, और उसमें कहा गया था कि 332 बच्चे हैं, इनमें 552 का कैसे एडमिशन हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट जो है कोर्सेज में जो है एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, जिनमें किसी में 150 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 35 में, किसी में। तो उससे जब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ ये खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ, तो फिर मैंने उस आरटीआई के ऊपर डायरेक्शन दिया। मैंने डायरेक्टर को कहा कि आप इस पर इंक्वायरी करके 18(2) के तहत 30 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके आयोग को दे। तो जो इंक्वायरी होकर आई है आयोग में, उसमें बहुत क्लियर आ गया है कि एडमिशन कम होने चाहिए थे, ज़्यादा एडमिशन लिए गए हैं, उनसे फीस नहीं ली गई है, और ऐसे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी सही तौर पर नहीं हो पाती है। जो पैसा मिलता है वो पैसा भी जो है उनके ऊपर खर्च नहीं हो पाएगा, तो उनके ऊपर जो तवज्जो देनी चाहिए थी डिपार्टमेंट को या कॉलेज को, वो नहीं दी जा रही है। तो ये अनियमितता है। तो सर, ये इस अनियमितताओं पर जो रिपोर्ट दोषी कौन है? आपने क्या जांच में आपको ये पता चला कि दोषी कौन है? कौन से जो अधिकारी है उसमें है? शासन को भेज दिया है कार्रवाई के लिए। सर, दोषी कौन है? कौन से अधिकारी है जो फीस नहीं ले रहे? दोषी है ऐसा है कि वो बच्चों से फीस तो ले ही रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे पर 1 से 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च आता है। उसमें जो प्रिंसिपल है, जो बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक तो फीस ज़्यादा ली जा रही है, फिर जो है 10 जगह आप 50 लड़कों को अगर रख दे तो काम कैसे होगा? कैसे वो खेलेंगे? कैसे वो आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये अपनी तरफ पर गलत है। नंबर 1, जब अनियमितताएं हुई हैं तो फीस तो ली गई है, इसका मतलब कॉलेज में नहीं दिया गया है। तो जब ये साबित हो गया तो मैंने जो है शासन के जो सेक्रेटरी हैं खेल डिपार्टमेंट के, उन्हें जो है आदेश दिया है कि इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आप आयोग को सूचित करें, ताकि वादी को पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध कराई जा सके। अब शासन की तरफ से भी लेटर आया है जो मेरे पास रखा हुआ है। शासन ने इसमें समय मांगा है कि 20 दिन का समय दे दीजिए, और कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब 332 बच्चे का कोटा है कि सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज में 332 बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखा कि 525, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं, जो अलग से बच्चे 170, 190 जो बच्चे एडमिट किए गए, उनसे फीस नहीं ली जा रही है। आपको लगता है कि एक कमरा है जहाँ 2 बच्चे रहने चाहिए, वहाँ 4 बच्चे रखे जा रहे हैं? इसमें बिल्कुल हाफिज उस्मान साहब ने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली की बू आती है। ऐसा लगता है कि जो अतिरिक्त बच्चे हैं उनसे फीस ली तो गई पर सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। श्यामलाल जी, कहीं ना कहीं कटौती तो बच्चों के सुख सुविधाओं में हुई। अगर जो खाना बच्चों के लिए आता था 332 छात्रों के लिए ताकि वो अच्छा खेल सके, जो पढ़ाई की चीजें आती थी वो 525 बच्चों में बट रही। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कटौती हुई वो छात्रों के हक से हुई। और देखिए, इसमें कई तरह की कमियां एक साथ ध्यान में आ रही हैं। एक तो सिस्टम की खामी आरटीआई के जरिए पकड़ में आई, आरटीआई जिसने ये करी थी वो बधाई का पात्र है। दूसरा ये कि
सरकार के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है ना, मान लीजिए अगर आपके पास इतने बच्चे स्पोर्ट्स में खिलाने के लिए हैं तो आप और स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाइए। इतने सारे सरकारी खजाने में इतने पैसे आते हैं, उसके ज़रिए एक स्कूल कॉलेज और बनवाइए। पीछे भी बने, आपको पता है सरकार धीरे धीरे वहाँ से विथड्रॉ करके हर चीज़ में पीपीपी पता नहीं क्या 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 करते जा रहे हैं। तो कम से कम स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस तो आपको चाहिए। अगर बच्चे खेलने वाले 300 जो भी एक्स्ट्रा बच्चे हैं, मैं कहता हूँ उसमें उनका क्या दोष है? उनका क्या दोष? वो उनके लिए तो उनको उस स्कूल में अगर जगह नहीं थी तो कहीं और आप नया कॉलेज खोल करके भर्ती करिए। मैं अपने तीनों मेहमानों से बस इतना जानना चाहूंगा कि सुभाष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की कार्यशैली तो सुधर गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश कब सुधरेगा? उसके जो सरकारी विभाग है उसमें एक आम आदमी जाके आसानी से काम कब करा पाएगा? सबसे पहला मैं जानना चाहूंगा हाफिज उस्मान आपसे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में बैठे हुए हैं, आपके पास ढेरों आरटीआई आती है, हेयरिंग के लिए सुनवाई करते हैं। कब सुधरेगा उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली या फिर जो सरकारी विभाग है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो डिपार्टमेंट है उनमें सुधार कैसे हो सकता है, तो गवर्नमेंट जो आई है, जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहता, ना हमारा पार्टियों से कोई ताल्लुक है, मगर मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो सही तौर पर काम कर रही है और इंडिपेंडेंट तौर पर लोग काम कर रहे हैं। कोई पूछने मना नहीं करता, कोई परेशान नहीं है, हर आदमी अपना काम करा सकता है। कैसे सुधरेगा उत्तर प्रदेश की जो कार्यशैली, कैसे सुधरेगी? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सारी की सारी जो यूपी की नौकरशाही है वो अगर ऐसी ही संवेदनशील हो जाए तो सुधार हो सकता है। दूसरा, आपको उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या मैं आपको छोटे शब्दों में बता रहा हूँ कि यूपी में हर एक जो एरिया है ना, मैं यूपी का ही हूँ, सारी जगह घूमता रहता हूँ, हर एक एरिया में एक वहाँ की डोमिनेंट कास्ट और कम्युनिटी है। उस कास्ट कम्युनिटी के एरिया में ना तो उस जाति के अलावा दूसरा कोई ना तो पॉलिटिक्स कर सकता है, ना ब्यूरोक्रेसी चला सकता है, ना बिजनेस चला सकता है, ना ठेकेदारी चला सकता है, ना स्कूल कॉलेज चला सकता है, ना इंडस्ट्री चला सकता है। देखिए, मैं श्यामलाल जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ। जब तक जातिवाद की राजनीति चलेगी, जब तक राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। आपने सहमत बोला या असहमत बोला? सहमत बोला है, एग्री करता हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहरा दूं, शिकायत निवारण कानून जल्द से जल्दी पास होना चाहिए, जिससे कि आरटीआई पे बोझा कम हो और लोगों को एक उपयुक्त फोरम मिले कि एक समयबद्ध सीमा में उनकी शिकायत पे या उनकी जो भी आवेदनों पे उनका निपटारा हो सके। तो तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमारे इस गंभीर विषय पर शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, कॉपर्निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।